नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और जामा मस्जिद में संभल में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली, वहां सर्वे को लेकर उसके बाद कई तरह के सवाल जो ऑपोजिशन है वो उठा रही है। सीधे तौर पर पुलिस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नेता देश में ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने दरअसल फायरिंग नहीं की है, पुलिस ने मर्डर किया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जब आपके ऊपर पत्थरों की बौछार होने लगे और बड़े बड़े पत्थर आपके ऊपर फेंके जाने लगे, तो पुलिस के पास कितने ऑप्शंस बचते हैं? क्या पुलिस कर्मियों के अधिकार नहीं है? क्या ये मान लिया जाए कि पुलिसकर्मी को मरने के लिए आगे रहना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो संभल में घटा है उसके बाद से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है वो सियासी सवाल देखे हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह जी हैं, बहुत ही सम्माननीय फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। पुलिस उससे जुड़े हुए प्रोसीजर्स तो सर जानते ही हैं, और मेरी नजर में और मेरे जैसे कई लोगों की नजर में बहुत ही ओजस्वी वक्ता भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार और आभार कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से मुझे टाइम दिया है। मेरा पहला सवाल सर, सबसे पहले मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, संभल में पुलिस ने जो एक्शन लिया क्या वो विधिवत नहीं था? इस पर जो सियासत हो रही है वो आपको कितनी जायज लगती है? अतिथि जी, आपका सवाल बड़ा गहरा है। धन्यवाद है कि आपने अपने उत्कृष्ट चैनल पे मुझे वार्तालाप का अवसर दिया। और आपने जो प्रश्न किया है, ऐसा कोई दंगा ढूंढना मुश्किल है जिसमें पुलिस को कटघरे में न खड़ा किया गया हो या पुलिस का अनुकरण किया गया हो। तो हम लोगों ने 36 साल में, मैंने अपने सेवा काल में हमेशा उन्हीं स्थानों पर रहा जहां इस तरह की समस्याएं हो। और हमेशा अरे पुलिस का जो अत्याचार, उन्होंने तो जनरल डायर को भुला दिया, उन्होंने तो साहब जो बर्बरता की नादिर शाह को भुला दिया। और इस तरीके ये भी कोई अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन अगर घटनाक्रम को आप बारीकी से देखें तो ये न्यायालय द्वारा आदेशित एक सर्वे था। 19 तारीख को ये पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लेकिन जब ये उसके बाद जब दूसरा राउंड सर्वे का शुरू हुआ तो ये बताते हैं कि 8 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 7:15 तक भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई, नारेबाजी शुरू हो गई और पथराव। और पत्थर भी ऐसे नहीं कि जो छोटे मोटे पत्थर और कंकड़ी होते हैं, बड़े बड़े गुम्मे जैसे होते जिनको इकट्ठा करने में समय लगा होगा, ऐसे पत्थर। कट्टों से गोलियां चली और कट्टों से गोली चलने के बाद अब पोस्टमार्टम में यह बताया जा रहा है कि बिल्कुल नजदीक से नाल से सटा करके गोली लगी है, जिससे कि जो मृतक है उसके स्कॉर्चिंग और सिंजिंग आती है, जो कि स्पष्ट प्रमाण है इस बात का कि नाल सटा करके मारा गया था। 315 बोर की गोली बरामद हुई है दूसरे मृतक से। 315 वो बोर है जो कि पुलिस के पास वो हथियार नहीं रहता है, ये सिविलियन बोर है। और इसके या तो कट्टे आते हैं जो कि वहां स्थानीय भाषा में जिसको कहते हैं पचफायरा, और पचफायरा के साथ साथ इसको अगर कट्टे में करें तो ये लोग जो कट्टा लेते हैं समझते हैं कि जो सीधे निशाना लेंगे सीधे जाएगा। उनको ये नहीं मालूम कि कट्टे की नाल में जो स्ट्राइएशंस होते हैं वो मशीनिंग से आते हैं और उसका कैलिब्रेशन बड़ा एक्यूरेट होता है। और उनके स्ट्राइएशंस चूंकि लोहार करता है, आप मारिए पूरब गोली जाएगी पश्चिम। तो इस तरीके के इन्होंने एम किया कि आपस की क्रॉस फायरिंग में ही दंगाई अक्सर मारे जाते हैं। अब हम पुलिस के एक्शन पे आ जाते हैं। पुलिस ने, आपने देखा होगा, टीयर गैस चलाया। अधिकृत बयान कमिश्नर का आया है कि केवल रबर बुलेट चलाए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि रबर बुलेट से मौतें नहीं होती हैं, रबर बुलेट से भी मौत हो सकती है। और जो शरारती किस्म के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन अब वो जमाने चले गए। हमारे टाइम जो शरारती किस्म के होते थे वो सीधे रबर बुलेट आंख में मार देते थे जिससे कि मौत हो जाती थी। और फिर ये कहते हमने तो रबर बुलेट चलाया है हुजूर, हम कैसे मार सकते हैं? लेकिन वाइटल पार्ट पे अगर रबर बुलेट पाए तो उससे भी मौत, लेकिन पोस्टमार्टम में वो भी डिटेक्ट हो जाता है। अब जब बयानों का सिलसिला देखना शुरू करें, भीड़ का इकट्ठा होना, भीड़ में लोगों का मुंह पे ढाटा बांध करके आना, और भीड़ में अगर आप देखें कोई बुजुर्ग आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई बच्चा या बेबी दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई आपको महिला नहीं दिखाई पड़ेगी। तो आप क्या पत्थरबाजों की सेना इकट्ठा कर रहे थे? ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि मस्जिद सदर कमेटी के जफर अली, जो सदर जामा मस्जिद है, इन्होंने सैकड़ों फोन करके भीड़ इकट्ठा की, भड़काऊ बयान लगवाए, भड़काऊ नारे लगवाए, और इस तरीके की बातें करने के बाद इसीलिए इनको जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बताया जाता है कि इनके ऊपर रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। एसपी का एक बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो आया है अदिति जी, जिसमें वो आह्वान कर रहे हैं, नेतागिरी में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग पूछते क्या उनका कहना मुनासिब था? उनका मैं साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा कृष्ण कुमार बिश्नोई एसपी को कि उन्होंने बहुत जब्त से काम लिया। 20 पुलिसकर्मी अगर घायल हो
और एक उनका अनुज चौधरी जो डिप्टी एसपी है, वो बुरी तरीके से घायल है, पतलून उसकी खून से सनी हुई है। उसके बाद भी कहना कि बल प्रयोग न करके उनको नसीहत देना, मैं समझता हूं कि मैं अगर होता तो इतनी दानिशमंदी, इतनी उदारता मैं नहीं दिखा पाता, क्योंकि हमारी जो राइट बलवा ड्रिल होती है वो सीधे कहती है 3 बार वार्निंग, बलवाइयों तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून किया जाता है, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर टीयर गैस चलाया जाएगा। यही प्रक्रिया लाठी पे, यही प्रक्रिया रबर बुलेट पे, रही प्रक्रिया उसके बाद फायरिंग में। लेकिन वहां पर वो ये ना करके नसीहत दे रहे हैं। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए, बलवाइयों को मालूम होना चाहिए, ये पुलिस रिकॉर्ड हमारा 1861 से बनता है। एक दफा पुलिस में अगर आ गया नाम थाने की किसी रिकॉर्ड में, तो पूरे भारत में नाम आ जाएगा। सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, कोई बैंक लोन नहीं देगा आपको। आपके चैनल से बताना चाहूंगा, और ये हिस्ट्री शीट जब खुल जाती है तो मरने के बाद ही हिस्ट्री शीट बंद होती है, खत्म होती है। तब तक आप हर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य, हर प्राइवेट नौकरी जहां वेरिफिकेशन होता है उसके लिए अयोग्य, किसी भी बैंक लोन के लिए अयोग्य, और कहीं किसी ने अगर वेरिफिकेशन कराया तो ये मान लीजिएगा इनका हिस्ट्री शीट नंबर 18 भी, और ये पलायित अपराधी हैं, ये तमगा ताजिंदगी लग जाएगा। कौन नौकरी देगा आपको? आप नेतागिरी में आकर के पथराव तो कर दिया, लेकिन उसके दुष्परिणाम आपने नहीं सोचे कि उसके कितने भयावह परिणाम आपके लिए, आपके परिवार के लिए हो जाएगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु, शायद ये बात कोई समझाता नहीं है इन लड़कों को कि अगर पत्थरबाजी करोगे तो उसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं और कितने दूरगामी हो सकते हैं, पूरे जीवन के आपको इम्पैक्ट उस पर पड़ सकता है। पत्थरबाजी पर मैं वापस लौटूंगी सर, मेरा एक और सवाल है। मैं सुन रही थी कल भी जो पुलिस की तरफ से रिएक्शंस आ रहे थे, हम पहले कहते थे धारा 144, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, शायद आप कहते हैं 163। 163 आ गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदल गया है जी, लेकिन चीज वही है 144 सीआरपीसी की। लेकिन बावजूद इसके सर बड़ी संख्या में लोगों के भीड़ इकट्ठा हो जाना, और ये एक और बात, एक और एलिगेशन जो लगाया जा रहा है, जो कि जस्टिफाई कर रहे हैं इस पत्थरबाजी को कि भीड़ कैसे उग्र हुई। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि अगर आप नारेबाजी का आरोप भी लगा रहे हैं दूसरे पर, तो क्या वो इस बात को जस्टिफाई करता है कि आप वायलेंट हो जाए, आप हिंसक हो जाए? तो इनका ये भी एक आरोप ये भी लगा कि भाई दूसरी तरफ से ये जो भड़काऊ नारे थे वो लगाए जा रहे थे, उससे भी जो दूसरी भीड़ दूसरा ग्रुप था वो उत्तेजित हो गया। मैं यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का रोल भी आपसे समझना चाहती हूँ। आप उसके रोल को इसमें कैसे देखते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आ जाना, इतना भारी मात्रा में पत्थर का आ जाना और इस तरह से पथराव होना? और मैंने तो जो वीडियोस देखे हैं पुलिस पर जो पथराव, आपने जो एक बात कही कि आपका रवैया शायद कुछ और होता, मैं तो एक सिविलियन हूँ सर, एक मामूली सी सिविलियन, शायद आपका जो उग्र रूप होता वो मेरा शुरुआती रूप होता, क्योंकि जिस तरह से पथराव किया जा रहा है पुलिस पर वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका आक्रोशित होना, किसी का भी भारतीय का आक्रोशित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन हम लोग जिस तरीके की हम लोगों की ट्रेनिंग थी, उदारता के साथ, प्रतिशोध की भावना से नहीं। लेकिन जो बात आपने कही, पहले हम इंटेलिजेंस की बात कर लें। भीड़ अकस्मात नहीं आती है। 5 या 5 से अधिक लोगों का इकट्ठा होना धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बिल्कुल विपरीत है, और इसको एक तो लागू नहीं करते, अगर किया है तो फेथफुली इसको इम्प्लीमेंट करते। चप्पे चप्पे पर पुलिस होनी चाहिए थी, जो कि बाद में आई। अगर पहले होती तो भीड़ इकट्ठा नहीं होती। दूसरी चीज, हथियार नहीं होने चाहिए थे। 163 में यह भी प्राविधान कि हथियार, बल्लम, गैती, डंडे, लाठी भी लेके आप नहीं चल सकते, 5 से ज्यादा की संख्या नहीं सकती। तो ये तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, ये एक चूक है हमारी। भीड़ अकस्मात नहीं आती है। दूसरी चीज, पत्थर कहां से आ गए इतने, और वो भी पत्थर मामूली पत्थर नहीं। आप देखें पूरी गली की गली पटी पड़ी है पत्थरों से। ये तो हम, उसको लगता है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। हम तो जब पहुंचे वहां, हम मतलब पुलिसकर्मी, मालूम पड़ा ये क्या जगह है दोस्तों, हम खुद ही अनभिज्ञ, बिल्कुल अजनबी की तरह देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। अब हमारे पास जो सूरत है, उन्होंने ढाटा लगाया है, लेकिन अब हम ड्रोन टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, या ये देखिए मान के चलिए कि मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत जोर देता था, देता हूं। उनकी भाव भंगिमा से फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन तमाम चीजों को लगा करके ये सब जाएंगे, पकड़े जाएंगे बेभाव। मुझे बहुत अंदर से पीड़ा भी हो रही है कि ढाटा लगाने से ये गलतफहमी इनको हो रही है कि ये पकड़े नहीं जाएंगे। चाइना में हालत ये है कि आप कोई कुछ भी कर लीजिए, ओवरकोट लगा लीजिए, पूरा मास्क लगा लीजिए, एक बुर्का पहन लीजिए जिसमें पूरा आ जाता है, और उसके बाद आप समझे कि हमें
सीसीटीवी, चाइना के सीसीटीवी में फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों लगा रहता है। और अगर उनको कोई सस्पिशियस आदमी कहीं दिख जाए, उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा, उनको पीपल्स रिपब्लिक आर्मी के जो स्टाफ होंगे या उनके पुलिस ऑफिसर्स उनको लाके उनका इंट्रोगेट कर लेंगे। टेक्नोलॉजी सिर्फ चीन के पास थोड़ी, हमारे पास भी है। हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर लगा करके ये सब जो पत्थरबाज है इनको चिन्हित कर लेंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है। एक पत्थरबाज पकड़ लीजिए और उनके साथ जरा से गहराई से पूछताछ कर लीजिए, वो पूरी कुंडली खोलना शुरू कर देगा। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड पूरा बजने लगेगा कि हमारे साथ बंदे थे, हमारे साथ भोंदू थे, हमारे साथ कल्लू थे और हमारे साथ ये थे और फलाने थे। तो ये कोई समझे कि हम पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस की गिरफ्त में 1861 से कोई आज तक बाहर रहा हो, मुझे तो नहीं मालूम। तो ये भी गिरफ्त में ही आएंगे। तो जो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, बिल्कुल सही उनको मशवरा दिया। नेतागिरी में पढ़ो, तुम तबाह हो जाओगे, तुम अपने जाके पढ़ाई लिखाई करो। बिल्कुल मैं समझता हूं कितना काम, लेकिन इंटेलिजेंस की बात, इंटेलिजेंस इससे और बेहतर हो सकती थी। सर एक और चीज मैंने देखी है, मैंने कश्मीर में सुना था सर, कश्मीर में मैं देखती थी ये पत्थरबाजी वाला मॉडल। मैं इस मॉडल पर थोड़ा सा डीप में जाके बात करूंगी। मुझे पता है आपको जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ा सा टाइम और लूंगी क्योंकि आपसे बहुत क्लैरिटी मिलती है। ये जो महिलाओं को अब हमने देखा है, महिलाओं का सामने आ जाना, क्योंकि मैं कल जब सुन रही थी पुलिस अधिकारी को, उन्होंने जिक्र किया कि कैसे छत से 2 महिलाएं जो थी वो पथराव कर रही थी। उन्होंने ये कहा था हमने बड़ी संख्या में लोगों को डिटेन किया, उसमें 2 महिलाएं भी हैं। अभी आपको वोटिंग के दिन वाला वीडियो भी याद होगा, किस तरह जी से जी एक वीडियो को भ्रमित तरीके से पेश किया गया था और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि पुलिसकर्मी जो है वो महिलाओं पर बंदूक तान रहे हैं, जबकि पत्थर पड़े हुए थे, पत्थरबाजी हुई थी। ऐसे में ये कभी इन राइटर्स को, ये जो उपद्रवी होते हैं, कोई तो कहता है कि भाई ये शहीद है, ये शहीद है, अगर यही हिंदू करे तो वो उसके लिए इस तरह की अपराधी चलती है, हैं। राइटर है। लेकिन यहां पर ये शहीद है, ये मसीहा है, ये इस तरह का जस्टिफिकेशन, और ये कहना नेताओं का कि ये पुलिस ने फायर नहीं किया है, ये पुलिस ने मर्डर किया है, ये कहां ले जा रहा है हमें? और एक मुस्लिम युवा जो देख रहा है, जिसके सामने आप ये नैरेटिव बना रहे हैं कि अरे हम दबा दिए गए, हम कुचल दिए गए, हमें ये कर दिया, हाय तौबा, वो क्या सोच रहा है इस देश के बारे में और इस देश की न्याय प्रणाली और कानून व्यवस्था के बारे में? मेरा तो बड़ी चिंता उसको लेकर है। अदिति जी, केवल 2 सेंटेंसेस में मैं कहूंगा, ये एक बहुत जबरदस्त, भयानक और विषैला एक नैरेटिव तैयार किया गया है, जिसमें देश में एक चिंगारी और युवा वर्ग के दिमाग में एक कीड़ा और एक बीज डाला जा रहा है कि तुम दबे कुचले हो। अगर दबे कुचले हो, उन जो ये कह रहे हैं, जाके सीरिया, अफगानिस्तान या इराक में जाकर के रह करके दिखा दें। नुस्खो नहीं जाएंगे, वो जाएंगे स्विट्जरलैंड, अमेरिका और भारत में रहेंगे, लेकिन बात करेंगे कि हम दबे कुचले हैं। यहाँ पर कितने बुद्धिजीवी मुस्लिम हैं, जिसमें एक गजल लिखने वाले हैं, शबाना आजमी के जो हस्बैंड है, उन्होंने कहा जितना सुखी मुसलमान और बिल्कुल बेखौफ हिंदुस्तान में है, उतना कहीं नहीं हो सकता है। उनसे कहिए 2-4 दिन पाकिस्तान जाकर के देखें, नमाज अदा कर पाते हैं या नहीं, उनको मालूम पड़ जाएगा आटे दाल का भाव। अब हम बात आते हैं कि नौजवानों को जो गुमराह किया जा रहा है, उनको गाजी या शहीद का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है, वो तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग की दिखाई नहीं पड़ता। मोटी बात तो है ये। और जो देखें मौलाना, पहले उनसे कहे मौलाना आप हमसे बुजुर्ग हो, पहले आप। तो मौलाना कोई नहीं जाएगा, वो कहेगा नहीं बरखुरदार तुम आगे चलो। वास्तविकता ये है कि न किसी ने 72 हूरें देखी हैं, न किसी को मालूम है, लेकिन हाँ, गाजी और शहीद और वो इस तरीके की बातें करके युवाओं को गुमराह करके एक जनरेशन तैयार किया पाकिस्तानी मदरसों ने, सुसाइड बॉम्बर्स का और पत्थरबाजों का। वो खैर युग खत्म हो गया। अब यहाँ पर दूसरी पीढ़ी तैयार करने का इंतजाम वो लोग कर रहे हैं जो दिमाग में जहर घोल रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं और ये कह रहे हैं न्यायालय अगर ऐसे आदेश देंगी तो देश में आग लगाने का काम कर रही है। ये हम न्यायालय के बारे में कह रहे हैं। और दूसरी चीज कह रहे हैं कि ये दरअसल निर्वाचन की कुंठा है कि उनको वोट नहीं डालने दिया गया तो ये दंगा हो गया। आप क्या बहाने ढूंढ रहे हैं? आप तो संविधान का ताबीज बना करके चौराहे चौराहे घूम रहे थे। इतनी शर्म आपको नहीं है कि आपको जरा सी बात थी तो उसी संविधान के थे जिसके बारे में आप कसीदे पढ़ रहे थे, जो कि है भी हमारे सर माथे पर, आप जाकर के अपील कर सकते थे हाई कोर्ट में, वहां नहीं गए। अब आप जाकर के जो है न्यायालय को गाली आप दे, पुलिस को गाली आप दे, मजिस्ट्रेसी को गाली आप दे, कोर्ट को गाली आप दे। बस एक ही दूध के धुले हैं, बिल्कुल शाश्वत सत्य, बिल्कुल स्फटिक गंगा जल मानसरोवर का, वो है आप। देश देख रहा है कि आप कितने कलुषित मानसिकता के हैं, अब देश माफ नहीं करेगा। तो अदिति जी आगे आज्ञा। नहीं, जब मेरे प्लीज 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 मेरे 2 सवाल है प्लीज। मुझे पता है जब आप टीवी शो में भी जाएंगे तो उनको स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा सर, प्लीज। सो गिव मी 5 मिनट्स मोर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू।
यहाँ पे सर एक सवाल जो है वो ये है, जब पुलिस पर पथराव हो और जो तस्वीर आपने देखी, तो पुलिस फूलों की वर्षा तो कर नहीं सकती है। पुलिस ने अपील की, वो हमने देखा, हाथ भी नहीं जोड़ सकती है, सरेंडर भी नहीं कर सकती है, खुद अपना सिर भी नहीं कटवा सकती है। तो पुलिस के पास ऑप्शन क्या बचता है अगर वो गोली ना चलाए तो? हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, ऑप्शन ही ऑप्शन है। और हमें एंटी राइट ड्रिल होती है, एंटी राइट ड्रिल में सबका समाधान दिया हुआ है। और हम च्यवनप्राश से लेके होम्योपैथिक से शुरू करते हैं, बाईपास सर्जरी तक जाते हैं। आप समझ गई हूं, इलाज की कमी नहीं है, बस मरीज मिलना चाहिए। तो हमें खिदमत का मौका ना दें। अगर आपने खिदमत का मौका दिया तो ऐसी सेवा होगी, 7 पुश्त याद करेंगे। बेहतर होगा कि हमारी सेवा न लें आप। ठीक, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो यहाँ मुझे कश्मीर याद आता है सर। आप जानते हैं मैंने कश्मीर में बहुत कवरेज की है। वहां पे ये एक सेट मॉडल था कि युवाओं के हाथ में पत्थर, इन सबको इकट्ठा करना, ये सुरक्षा कर्मियों को, फौज को घेरते थे, सीआरपीएफ को घेरते थे, महिलाएं भी उसमें शामिल होती थी, पथराव होता था। हमने देखा कि किस तरह से वहां पर एक टेरर का युग आया, रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा। क्या जो और फिर वेस्ट उस नैरेटिव को पकड़ता था। जो वेस्ट था वो कहता था अरे भारतीय फौज कितने जुल्म कर रही है, देखो कश्मीरियों को कैसे दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। कुछ वैसा ही मॉडल रेप्लिकेट होते हुए इस वक्त मुझे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। लोग ये नहीं बोलते कि उससे पहले क्या हुआ, जब पुलिस ने एक गोली चलाई है, अगर जो कि इस केस में नहीं है, आप खुद बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, लेकिन पुलिस को डिमोनाइज करना। नरेंद्र मोदी के राजकाज में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मुसलमान है दबा हुआ, उसे कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। एक वॉरफेयर जो है इंफॉर्मेशन का, वो हम देखेंगे। ये आपको भी लगता है कि जो कश्मीर का मॉडल है अब वो पूरे भारत में रेप्लिकेट किया जा रहा है विद द बैकिंग ऑफ वेस्टर्न मीडिया? बेशक, ड्रामेटिस पर्सोने, पात्र बदल गए हैं, स्क्रिप्ट वही है, थिंक टैंक वही है, उद्देश्य वही है कि भारत के टुकड़े करने हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन अब चूंकि दुनिया समझ चुकी है कि जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और जिस तरीके की ब्रेन की वायरिंग यूथ की बदल करके आपने कश्मीर में तो कर लिया, लेकिन वो अब संभव नहीं है कि आपने एक बार जो तथाकथित कामयाबी पा गए, अब वो होने वाली नहीं है। क्योंकि ये जागा हुआ भारत है, इसने नसीहतें ली हैं, पुलिस फोर्स बहुत प्रशिक्षित है। ये हमारे जमाने की पुलिस नहीं है कि हम लोग जब आए थे तो कहा जाता था एक अच्छा पुलिस अफसर वो है जो आधा कसाई है और आधा इंसान हो ना। अब पूरी तरीके से मानवतावादी है, हम लोग सेवक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हमारी सेवा जो न ले वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुराना पुलिस वाले का अवतार या प्रेत उसके अंदर चला जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सोल्यूशन क्या है सर, संक्षेप में अगर आप मुझे बता सकें, इस मौजूदा हालात से डील करने के लिए, देश को बदनाम होने से बचाने के लिए और सही बात को सही कहने के लिए सोल्यूशन क्या है? रेडिकलाइजेशन ना हो, वायलेंस ना हो, उसके लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। मेरे पीछे जो पुस्तकें लगी हैं इसमें सब देखिए, जेसिका स्टर्न की किताब है ISIS, उसमें रेडिकलाइजेशन को लेकर के बहुत बड़ा एक चैप्टर है। रेडिकलाइजेशन की समस्या है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, उसकी तरफ बात करें, बच्चों को अपने साथ करें। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जवाब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से ही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट डाल करके दंगाइयों को सजा दिलवाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आशीर्वाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद सर, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।